हेलो दोस्तों, ESK GS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए भूमि पैमाइश और भूमि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि यूपी राजस्व लेखपाल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि भूमि पैमाइश और भूमि सुधार से कम 3 प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। हमारे इस प्रैक्टिस सेट को हल करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको प्रश्न याद रहे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और आप इन प्रैक्टिस सेट को हल करके अपनी लेखपाल की तैयारी का परीक्षण भी कर सकते हैं। आज का यह प्रैक्टिस सेट 14 है। इसके पहले हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जो लोग इसके पहले का वीडियो ना देखे हों, वे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख लें। और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हों, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान पर जाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक पक्का बीघा होता है, और इसमें ऑप्शन है A 4840 वर्ग मीटर, B 2529 वर्ग मीटर, C 3025 वर्ग मीटर और D ऑप्शन है 2525 वर्ग मीटर। आप लोग आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B 2529 वर्ग मीटर होता है एक पक्का बीघा में। ऑप्शन B सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग आंसर करिए। इसमें ऑप्शन है A 2.5 बीघा, B 3.51 बीघा, C 3.95 बीघा और D ऑप्शन है 4 बीघा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C 3.95 बीघा होता है 1 हेक्टेयर में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से 1 गज कितने इंच के बराबर होता है? और इसमें ऑप्शन है A 99 इंच, B 36 इंच, C 18 इंच, D 51 इंच। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B 36 इंच। 1 गज में 36 इंच होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 1 गज इलाही में 33 इंच होता है, तो 67 गज इलाही में कितना गज होगा? इसमें ऑप्शन है A 50 गज, B 66 गज, C 55 गज और D है 36 गज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C 55 गज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है? इसमें ऑप्शन है A 100 मीटर, B 50 मीटर, C 30 मीटर और D है 20 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D 20 मीटर। मीट्रिक जरीब 20 मीटर की होती है। ऑप्शन D सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 10 घंटे जरीब में 1 फारलांग होता है, तो 80 घंटे जरीब में होगा? ऑप्शन है इसका A 100 मील, B 90 मील, C 80 मील और D ऑप्शन है 60 मील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C 80 मील। 80 घंटे जरीब में 80 मील होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में 1 बीघा कितने वर्ग फुट के बराबर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी लेखपाल के लिए। इसमें ऑप्शन है 30,000, B ऑप्शन है 27,000, C ऑप्शन है 36,000 और D ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए आप लोग। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन B 27,000
वर्ग फीट होता है 1 बीघा में? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 1 बीघा में कितना वर्ग यार्ड होता है? इसमें ऑप्शन है ए 2525 वर्ग यार्ड, बी 2990 वर्ग यार्ड, सी 3025 वर्ग यार्ड और डी है 2000 वर्ग यार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2990 वर्ग यार्ड होता है 1 बीघा में। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? इसमें ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 13 और डी है 15। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13। खतौनी में 13 खाने होते हैं और खसरा में 22 खाने होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। 1 सेंट में कितना वर्ग फुट होता है? सेंट जो है भूमि पैमाइश में प्रचलित इकाई है जो दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में प्रचलित है सेंट। और 1 सेंट में कितना वर्ग फुट होता है? इसमें ऑप्शन है 540.5 वर्ग फुट और बी ऑप्शन है 435.6, सी ऑप्शन है 340.5, डी ऑप्शन है 230.6। आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 435.6 वर्ग फुट होता है 1 सेंट में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भूमि पैमाइश की इकाइयों में धुरी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? धुरी शब्द का प्रयोग किस राज्य में होता है? इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार में। भूमि पैमाइश की इकाइयों में धुरी शब्द का प्रयोग बिहार में होता है। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? और इसमें ऑप्शन है ए 52%, बी 54%, सी 57% और डी ऑप्शन है 61%। आंसर करिए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 57% भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियां किन कारणों से प्रभावकारी नहीं साबित हुई? और इसमें ऑप्शन है ए मौखिक काश्तकारी का अधिक होना, बी है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और सी ऑप्शन है प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वर्ष 1972 की नीति के तहत एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंधों में कितनी भूमि निर्धारित की गई? और इसमें ऑप्शन है 10 एकड़, बी ऑप्शन है 18 एकड़, सी ऑप्शन है 27 एकड़ और डी ऑप्शन है 54 एकड़। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 27 एकड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। भूमि अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? और इसमें ऑप्शन है 5वीं, बी ऑप्शन है 7वीं, सी ऑप्शन है 8वीं और डी ऑप्शन है 10वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7वीं। भूमि अभिलेखों का नवीकरण 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भू जोतों की चकबंदी से आशय होता है? क्या आशय होता है? इसमें ऑप्शन है ए भूमि का टुकड़ों में विभाजन, बी भूमि का कृषि योग्य बनाना और सी ऑप्शन है गांव के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना, डी ऑप्शन है भूमि का वर्गीकरण करना। आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गांव के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना भू जोतों या चकबंदी का आशय होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। वर्ष 1957 में ग्राम दान आंदोलन देश के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? इसमें ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी केरल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना किन कारणों से पूर्व प्रगति नहीं प्राप्त कर सकी? और इसमें ऑप्शन है ए आधारित संरचना की कमी, बी प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव, सी प्रशासनिक दक्षता का अभाव और डी ऑप्शन है ए सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसमें ऑप्शन है ए 1919, बी 1920, सी 1925 और डी है 1930। सही आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1920 में बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम पारित किया गया। 1920 है, ऑप्शन बी सही है, 1920 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्न में से किन कारणों से भूमि या भूदान की सफलता सीमित रही? और इसमें ऑप्शन है ए आंदोलन में नेतृत्व की कमी, बी आंदोलन का समय पर न होना, सी जुताई योग्य भूमि का वितरण न होना और डी ऑप्शन है ए सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जुताई योग्य भूमि का वितरण न होना। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसमें ऑप्शन है ए 1951, बी 1952, सी 1955 और डी ऑप्शन है 1958। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1951। 1951 में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है जॉन शोर, बी ऑप्शन है कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो और डी ऑप्शन है विलियम बेंटिंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने इस प्रथा का शुभारंभ 1793 ईस्वी में कर दिया था, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्न में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? और इसमें ऑप्शन है इसे बंगाल में लागू किया गया था, बी ऑप्शन है इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, सी ऑप्शन है इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेजों को देता था और 20% अपने पास रख लेता था, और डी ऑप्शन है स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रथा भारत के 19% क्षेत्रफल पर लागू थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेजों को देता था और 20% अपने पास रख लेता था। यह गलत है, क्योंकि जमींदार जो है अंग्रेजों को 90% देता था और 10% अपने पास रखता था। ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। महलवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? महलवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? इसमें ऑप्शन है ए विलियम बेंटिक, बी कॉर्नवालिस, सी
रजवाड़ों के द्वारा, और डी ऑप्शन है सर जॉन शोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक ने महलवारी प्रथा की शुरुआत किया था। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। महलवारी प्रथा को किन 2 जगहों पर शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है पंजाब व हरियाणा, बी ऑप्शन है बंगाल व बिहार, सी ऑप्शन है आगरा एवं अवध, और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आगरा और अवध। महलवारी प्रथा को 2 जगहों पर आगरा और अवध में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 26। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए, रैयतवाड़ी प्रथा कर्नाटक, बी, जमींदारी प्रथा बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश, सी, महलवारी प्रथा अवध, और डी ऑप्शन है ऑपरेशन वर्गा पश्चिम बंगाल। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर करिए। तो इसका सही सुमेल नहीं है ऑप्शन ए, रैयतवाड़ी प्रथा कर्नाटक। रैयतवाड़ी प्रथा का प्रचलन जो महाराष्ट्र, असम और पूर्वी बंगाल में हुआ था, ना कि कर्नाटक क्षेत्र में। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आने वाला विषय है? भूमि सुधार किसके अंतर्गत आने वाला विषय है? इसमें ऑप्शन है ए, केंद्रीय सूची, और बी, राज्य सूची, सी, समवर्ती सूची, और डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में आता है भूमि सुधार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? और इसमें ऑप्शन है ए, बिहार, बी, बंगाल, सी, महाराष्ट्र, और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। ऑपरेशन वर्गा का संबंध किससे है? इसमें ऑप्शन है बटाईदारों के संरक्षण से, बी ऑप्शन है जमींदारों के संरक्षण से, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों से, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बटाईदारों के संरक्षण से संबंधित था ऑपरेशन वर्गा। अब ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता? महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी लेखपाल के लिए। इसमें ऑप्शन है ए, चकबंदी, बी, सहकारी खेती, सी, काश्तकारी सुधार, डी, ड्रिप सिंचाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ड्रिप सिंचाई भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश काल में इलाहाबाद में राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी लेखपाल के लिए। और इसमें ऑप्शन है 1831 में, बी ऑप्शन है 1856 में, सी ऑप्शन है 1857 में, डी ऑप्शन है 1858 में। आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1831 में। सॉरी 1831 में इलाहाबाद में राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? और इसमें ऑप्शन है ए,
1947-48, बी 1950-51 और सी 1951-52 और डी ऑप्शन है 1952-53। प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग अलग कब कर दिया गया? आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1947-48। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। उत्तर प्रदेश में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण और सर्वेक्षण संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी लेखपाल की दृष्टि से, और इसमें ऑप्शन है ए सीतापुर, बी हरदोई, सी ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है प्रयागराज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरदोई। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण और सर्वेक्षण संस्थान हरदोई में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम कब से लागू हुआ? इसमें ऑप्शन है ए 1 जनवरी 1950, बी 1 जुलाई 1950, सी 1 जनवरी 1952 और डी ऑप्शन है 1 जुलाई 1952। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 जुलाई 1952 से जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया। 1 जुलाई 1952 से। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? इसमें ऑप्शन है ए एकड़, बी बीघा, सी किला और डी ऑप्शन है हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एकड़। एकड़ भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोड से सही उत्तर का चयन करें। और इसमें एक है उत्तर प्रदेश में 1954 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सुल्तानपुर और मुजफ्फरपुर से चकबंदी योजना की शुरुआत की गई थी। और दूसरा है 1958 में चकबंदी योजना का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में कर दिया गया था। और इसमें ऑप्शन है ए केवल कथन 1 सही है, बी ऑप्शन है केवल कथन 2 सही है, सी ऑप्शन है दोनों कथन सही है और डी ऑप्शन है दोनों कथन गलत है। तो आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में 1954 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सुल्तानपुर और मुजफ्फरपुर से चकबंदी योजना की शुरुआत की गई थी, सही है। और दूसरा है 1958 में चकबंदी योजना का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में कर दिया गया था, यह भी सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर सी होगा, दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है। कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है किसको? इसमें ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकाले को, बी लॉर्ड मिंटो को, सी लॉर्ड रिपन को और डी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग को कलेक्टर के पद का सृजन का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। विकास खंड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। इसमें ऑप्शन है ए पंचायत सहायक, बी मुख्य पंचायत अधिकारी, सी खंड विकास अधिकारी, डी ऑप्शन है जिला विकास अधिकारी। आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खंड विकास अधिकारी। चलिए अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 39। ग्राम पंचायत में भूमि प्रबंधन समिति का पदेन सचिव कौन होता है? और
ऑप्शन है इसमें ए ग्राम प्रधान, बी ग्राम विकास अधिकारी, सी लेखपाल और डी ऑप्शन है कानून गो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लेखपाल। और इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, वैसे तो सही आंसर इसका लेखपाल होगा। भूमि प्रबंधन समिति का पदेन सचिव, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन सी सही इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। राजस्व प्रशासन का सबसे निम्नतम पद कौन सा है? इसमें ऑप्शन है ए तहसीलदार, बी भू अभिलेख निरीक्षक, सी कानून गो और डी ऑप्शन है पटवारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पटवारी। राजस्व प्रशासन का सबसे निम्नतम पद होता है पटवारी का, जो यूपी में हाल में ख़त्म कर दिया गया है, उसके स्थान पर लेखपाल है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से किसे अधिकार अभिलेख कहा जाता है? अधिकार अभिलेख किसे कहा जाता है? और इसमें ऑप्शन है केवल खसरा को, बी ऑप्शन है केवल खतौनी को, सी ऑप्शन है मानचित्र को और डी ऑप्शन है खसरा और खतौनी दोनों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खसरा और खतौनी दोनों को अधिकार अभिलेख कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के निम्नलिखित में से किस धारा में लेखपाल का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें ऑप्शन है ए धारा 23, बी धारा 35, सी धारा 53 और डी है धारा 100। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 23 में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से सजरा किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट में यह शब्द है सजरा। इसमें ऑप्शन है खसरा को, बी ऑप्शन है खतौनी को, सी ऑप्शन है नक्शा को और डी ऑप्शन है जमाबंदी को। तो जमाबंदी खतौनी कहते हैं और सजरा जो है, यह जो सजरा कहते हैं नक्शा को। ऑप्शन सी सही है इसका, ऑप्शन सी सही है। नक्शा को ही सजरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। किसान बही एक दस्तावेज पुस्तक है, यह तैयार की जाती है, किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन है ए कानूनगो द्वारा, बी लेखपाल द्वारा, सी उप जिला अधिकारी द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लेखपाल द्वारा किसान बही तैयार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति है। ऑप्शन है ए धुरी, बी राई, सी जरीबाना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राई। शेरशाह सूरी द्वारा भू राजस्व हेतु राई पद्धति अपनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। करोड़ी नामक अधिकारी किसने नियुक्त किया था, जिसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और इसमें ऑप्शन है ए बाबर, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में आईने दसाला पद्धति की शुरुआत कब की थी? आईने दसाला जो है 10 वर्षों का रिकॉर्ड होता था
और इसमें ऑप्शन है 1560 में, बी ऑप्शन है 1580 में, सी ऑप्शन है 1590 में और डी ऑप्शन है 1603 में। तो इसका सही आंसर है 1580 में। अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में आईने दसाला की पद्धति की शुरुआत 1580 में की थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही में अनुपात कितना है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें ऑप्शन है 50:40, बी ऑप्शन है 60:65, सी ऑप्शन है 39:41 और डी ऑप्शन है 30:40। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 39:41। मतलब गजे सिकंदरी 39 अंगुल का था और गजे इलाही जो है 41 अंगुल का था। और सिकंदरी गज जो है 30 गज का होता है और जो है इलाही गज जो होता है वह 33 गज का होता है। तो इसका सही आंसर सी है 39:41 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। आज का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है। मुगल काल में उपज के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? और इसमें ऑप्शन है 6 भागों में, बी ऑप्शन है 4 भागों में, सी ऑप्शन है 3 भागों में और डी ऑप्शन है 5 भागों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 भागों में बांटा गया था। पहला पोजल और दूसरा परती, तीसरा चाचर और जो चौथा था वह बंजर। इन 4 भागों में भूमि को बांटा गया था मुगल काल में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, लास्ट प्रश्न है आज का। खालसा भूमि के संबंध में सही है। इसमें ऑप्शन है ए, यह केंद्रीय सरकार के अधीन भूमि होती थी जिसका प्रबंधन व आय केंद्र सरकार करती थी। और बी ऑप्शन है, यह मनसबदारों या अधीनस्थ राजाओं को उनके शासन क्षेत्र में दी गई जागीर होती थी। और सी ऑप्शन है, यह विशेष कृपा पात्र धार्मिक व्यक्ति को दी गई भूमि होती थी। और डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी सही हैं। खालसा भूमि के विषय में क्या सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह केंद्रीय सरकार के अधीन भूमि होती थी जिसका प्रबंधन व आय केंद्र सरकार करती थी, वह खालसा भूमि कहलाती थी। तो इस प्रकार आज का यह 50 प्रश्न था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।